से है बड़े फैसले। 4 नवंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत। पुणे में सेना ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। सेना और आतंकी के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी का खात्मा। क्षेत्र में सेना का ऑपरेशन चालू। चौबा के लोगों को नई सरकार से बंधी आस। रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज बहाल होने की उम्मीद। कोविड के प्रकोप में स्टॉपेज पर लगी थी रोक। यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही एक्शन में आए उमर अब्दुल्ला जल्द दिल्ली का दौरा करेंगे। उमर अब्दुल्ला दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से भी मुलाकात करेंगे और बताया जा रहा है कि इन बैठकों में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट द्वारा राज्य के दर्जे की मांग को लेकर पारित प्रस्ताव को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की हरी झंडी भी मिल चुकी है और इसी मामले पर किसी बड़े फैसले की उम्मीद भी जताई जा रही है। दूसरी ओर 4 नवंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र भी शुरू होने जा रहा है। तो उमर अब्दुल्ला एकदम से एक्शन में नजर आ रहे हैं और सरकार बनने के बाद जो पहला प्रस्ताव है वो पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर पारित हो चुका है और इस प्रस्ताव पर अब एलजी की मोहर भी लग चुकी है। इशफाक गौहर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर जुड़े हुए हैं। इशफाक साहब, शुक्रिया आपका समय दिया आपने। इशफाक साहब, कैसे देखते हैं पहला जो प्रस्ताव है वो इसी पर आया, पूर्ण राज्य का दर्जा, जो इस सरकार का बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा आएगा तो सरकार की स्वतंत्रता बढ़ेगी, सरकार की शक्तियां बढ़ेगी, सरकार के हाथ और भी लंबे हो जाएंगे। जब हाथ लंबे होंगे तो कामकाज होंगे। एलजी का जो इस पर कहीं ना कहीं इस पर मोहर लगी है, क्या ये संकेत हैं कि बहुत जल्द स्टेटहुड मिल जाएगा? देखिए, बिल्कुल अभी तक जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है और जो इक्वेशन नजर आ रही है उसमें ये लग रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच जो तालमेल है वो बहुत ज्यादा संयंत्र में वो बहुत ज्यादा नॉर्मल है और फिजिबिलिटी साफ नजर आ रही है। अदरवाइज जिस तरीके का पहले ही कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव सामने रखा गया कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, सेम इट इज जो 5 अगस्त 2019 से पहले था, तो वो जो लाइन इसमें खींची गई है, अगर उस पर कोई एतराज होता, अगर कोई क्वेश्चन होता तो जरूर जो उपराज्यपाल है वो इसको रोकते कुछ देर के लिए और शायद पुनर्विचार के लिए वापस कैबिनेट को भी भेजते। लेकिन ये पुनर्विचार के लिए न जाना और सीधे मंजूर करके हरी झंडी देना कि आप दिल्ली इसको भेज सकते हैं, दैट मीन्स इन कंसल्टेशन विद द यूनियन ऑफ इंडिया ये सब कुछ चल रहा है। और ये सीधी सी बात है, जब आप गृह मंत्री के बयान को देखेंगे, जब आप प्रधानमंत्री के बयानों को देखेंगे, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर या गुलिस्तान न्यूज के साथ जब एक स्पेशल इंटरव्यू गृह मंत्री ने किया था, पहली बार किसी जम्मू कश्मीर से किसी ने इंटरव्यू किया था गुलिस्तान न्यूज ने, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी कि देखिए हम पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देंगे, जो कोई व्यवस्थाएं अभी चल रही है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है ये आर्जी है, ये परमानेंट नहीं है और बहुत जल्द स्टेटहुड जो है वो वापस मिलेगा। अब चूंकि उस क्रोनोलॉजी के हिसाब से चुनाव मुकम्मल हो गए हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ चुकी है, पीस सस्टेन है हमारे पास, तो इस बीच जिस तरीके से अब एक और मूव फॉरवर्ड करना था कि कैबिनेट से प्रस्ताव लेकर एलजी के पास जाना था और एलजी से वो गृह मंत्रालय तक जाता, वो रूटीन जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है। अब आखिरी पेज जो है वो दिल्ली के अंदर फंसा हुआ और यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला इसको बाई हैंड भेजना चाहते हैं, हाथ में लेकर जाना चाहते हैं। जब वो प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से मिलेंगे, न सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलेंगे बल्कि डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और भी कुछ मिनिस्टरों के साथ उनकी मीटिंग को शेड्यूल किया जा रहा है ताकि जब वो दिल्ली जाए, 2 दिन वो दिल्ली में लगा रहे हैं, तो 2 दिन के अंदर अंदर ये जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड वाला मामला है इस पर कोई न कोई बड़ी खबर वहां से आए। तो यही वजह है कि अगला हफ्ता जो होगा वो इंतहाई हाइपर सेंसिटिव और हाइपर खबरों से भरा हुआ होगा। जब उमर दिल्ली जाएंगे और वहां से रिएक्शन क्या कुछ होगा वो देखने लायक होगा। गौहर साहब, केंद्र सरकार समय समय पर ये साफ करती नजर आई है कि जम्मू कश्मीर UHT मिल्क एंड चाट।
अब शांति के पथ पर चल पड़ा है। जम्मू कश्मीर में सब कुछ शांत है, स्थिर है, सब कुछ सही ढंग से चल रहा है, विकास हो रहा है। लेकिन क्या अब वाकई में जरूरत है पूर्ण राज्य के दर्जे की? और पॉलिटिकल व्यू से देखा जाए, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा भी था राजनीतिक पार्टियों के लिए, केंद्र सरकार के सामने ये आसान होगा पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से लौटाना? देखिए, केंद्र के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी परेशानी होगी केंद्र ये वापस स्टेटहुड देना, क्योंकि ये पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब की एश्योरेंस और कमिटमेंट है कि हम स्टेटहुड को वापस करेंगे। और ये स्टेटहुड कब वापस होगा? जब चुनाव मुकम्मल होंगे, स्टेट गवर्नमेंट बनेगी और स्टेट गवर्नमेंट अपना कैबिनेट चलाएंगी, फिर असेंबली का सेशन चलेगा, तो ये स्टेटहुड भी वापस आएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि दिल्ली से कोई बड़ी परेशानी इसमें है या दिल्ली ने कोई कमिटमेंट इस बारे में नहीं की है। यूनियन गवर्नमेंट की अपनी कमिटमेंट अपनी जगह है, लेकिन जब आप प्रस्ताव के हिसाब से देखेंगे तो उमर अब्दुल्ला स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं। और यही वजह है कि पहला ही जो प्रस्ताव था वो 370 का था, वो ये स्टेटहुड का था और 370 का नहीं था। वो स्टेटहुड का प्रस्ताव लाने का मकसद ही ये है कि अभी जितनी भी फाइलें हैं, जितना भी डिसीजन है, जितना भी काम है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से वेट होते हुए वापस चीफ मिनिस्टर के दफ्तर आता है। उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू होगी। और जब पूर्ण राज्य का दर्जा होगा तो आपके पास अपना चीफ मिनिस्टर होगा, जिसके पास पूरे इख्तियारात होंगे, पूरे पावर्स होंगे। और उस वक्त आपने सिर्फ फाइनेंशियल मैकेनिज्म के लिए कुछ बिलें ऐसी हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएंगी, रेस्ट आप अपना बिजनेस खुद सेट करेंगे, आप अपने स्टेट की पॉलिसी खुद सेट करेंगे। अभी हर पॉलिसी के अंदर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर की कंकरेंस और उनकी मंजूरी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है गौहर साहब, जैसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो क्या ये तमाम जो पावर्स हैं, तमाम जो शक्तियां एलजी के पास दी गई थी स्टेट को लेकर, राज्य को लेकर, क्या वो तमाम फिर से शिफ्ट हो जाएंगी सरकार के पास? देखिए, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70 से 80% पावर डाइल्यूट हो गए हैं जो चीफ मिनिस्टर को दिए गए हैं। पिछले दिनों तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो बैक टू बैक ऑर्डर 2019 से आए थे उनको खत्म कर दिया गया। यही वजह कि कैबिनेट को पावर दिया गया, असेंबली को वापस पावर दिया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसीजन लेने का पावर दिया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिनमें होम है, जिनमें एग्रीकल्चर है, जिनमें पॉलिसी रिसोर्सेज वाले सिस्टम है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। और यही चीज है कि आपने हर फाइल को लेफ्टिनेंट गवर्नर से रूट करना है। और जब आप पूरी स्टेट नहीं होंगे तो हर फाइल को आपको रूट करना पड़ेगा, चाहे चावल का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, बिजली का मामला, तो वहां से कंकरेंस आपको लेनी ही पड़ेगी। तो यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला चाहते होंगे कि जब वो आगे बढ़े अपने एजेंडा को लेकर, जिनमें बिजली मुफ्त देने का मामला है, जिनमें 212 गैस सिलेंडर देने का मामला है, जिनमें अनएम्प्लॉयमेंट स्टेपन बढ़ाने की बात है, या सोशल वेलफेयर का ओल्ड सिस्टम को रिवाइव करने की बातें हैं, तो उसके लिए वो चाहते हैं कि वो खुद पावरफुल हो ताकि वो ये चीजें एग्जीक्यूट कर सके। तो यही वजह कि शायद उनकी बड़ी प्रायोरिटी जो है वो स्टेटहुड रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और दीगर कुछ संगठन ऐसे थे जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को निशाने पर लिया और कहा कि देखिए सबसे पहले 370 पर बात होनी चाहिए थी। जबकि उमर पहले इस बात को क्लियर कर चुका था कि 370 का जो मामला है ये इस तरीके से नहीं होगा। वो जब गवर्नमेंट कोई दिल्ली में आएगी वही दे सकती है, पार्लियामेंट दे सकती है, लेकिन दीगर चीजें जो है वो हमने स्टेट यूनियन गवर्नमेंट से लेनी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और शायद इसी एजेंडे को लेकर उमर जो है वो अभी आगे बढ़ रहे हैं। गौरतब, एक आखिरी सवाल रहेगा। विधानसभा सत्र 4 नवंबर से शुरू होगा और लंबे अरसे के बाद विधानसभा देखने को मिल सकती है। लगभग 6 साल के बाद ये दृश्य जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए मिलेगा। और विधानसभा राज्य सरकार के लिए चर्चा का केंद्र होता है, जहां पर हर विधायक की चर्चा करता है, हर अपने क्षेत्र की चर्चा करता है। इस बार की विधानसभा कैसी देखने को मिल सकती है लंबे समय के बाद? बिल्कुल ये बात सही है। 10 साल के वक्फे के बाद स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई है और स्टेट असेंबली के अंदर अब की बार विपक्ष भी छोटा नहीं है, एक बहुत बड़ी शक्ति विपक्ष भी है। फिर सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो नए भी है, पुराने भी है, मंजे हुए खिलाड़ी भी है। इसलिए जो पहला सेशन 2 नवंबर 4 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले आकर अपनी बात रखेंगे, उस खुतबे को पढ़ेंगे जो स्टेट कैबिनेट उसे पास करके देगी, तो उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि कोई ज्यादा परेशानी होगी। अनलेस एंड अनटिल जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि 370 पर रेजोल्यूशन लाई जाएंगी, चाहे वो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन हो या सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन रखा जाएगा, वो चीजें जरूर आएंगी। और जब वो डिबेट के लिए आएंगी उस वक्त एक हंगामा जरूर देखने को मिलेगा। अदरवाइज पहला वाला जो सेशन है उसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं मुझे दिख रही है कि कोई बड़ा हंगामा होगा, क्योंकि सरकार भी नहीं है, कोई बैगेज भी इनके हाथ में नहीं है। लेकिन सेट एजेंडा करने के लिए ये सेशन शॉर्ट सेशन भी होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उसके बाद जो
बजट सेशन आएगा, जो जम्मू के अंदर बजट सेशन होगा, उस पर सरकार की सारी नजरें रहेंगी। अगर तब तक स्टेट पूरी तरह से आई होगी तो ज्यादा जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला पर पड़ेगी, और अगर इसी तरीके से आधी स्टेट होगी, एलजी साहब का रूल बरकरार रहा, तो फिर भी वो देखना होगा कि बजटिंग इस बार उमर अब्दुल्ला किस तरीके से करेंगे और वो अपनी प्रायोरिटीज को किस तरीके से फिक्स करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। गौहर साहब हमारे साथ बने हुए थे और इस वक्त चुनौतियां सरकार के सामने रहेंगी, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने के लिए जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ इस वक्त मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कदम उठाना शुरू किए हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द सब कुछ सामान्य तरीके से जम्मू कश्मीर में होने को देखने को मिल सकता है, जिस तरह से अगर राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। अगली खबर पर चलते हैं। बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश पर पानी फेर दिया है। सुरक्षा बलों ने एलओसी पर कमलकोट इलाके में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया है। इलाके में कुछ और आतंकियों की मौजूदगी की आशंका के चलते वहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की जा रही हैं, लेकिन उसको नाकाम करने में हमारी सेना पीछे नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से इस वक्त बॉर्डर पर जो है वो तैनात है। इरशाद भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त बारामूला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद सुबह की जानकारी हमें दे रहे हैं, लेकिन पल पल की अपडेट हमारी भी बनी हुई है गुलिस्तान न्यूज की, ताकि हम हर अपडेट आप तक सही समय पर पहुंचाएं कि आखिर वहां की सिचुएशन इस वक्त क्या है। इरशाद, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है कुछ नई डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है, अभी तक क्या अपडेट आ रही है? बिल्कुल शीतल, कल से ये ऑपरेशन लगातार जारी है और इस वक्त भी इन घने जंगलात में जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि सूत्र के मुताबिक ये कहा जाता है एक मिलिटेंट को जो है हलाक करने का दावा किया गया फौज की जानिब से। क्योंकि आपको बता दें चले कल तकरीबन 7 बजे शाम के अनकरीब जो है ये इनपुट मिले थे सिक्योरिटी फोर्स को। उसके बाद जो है यहाँ पे सर्च अभियान चलाया गया। जो ही कांटेक्ट हुआ उसके नतीजे में जो है एक जो मिलिटेंट है उसको हलाक किया गया उसी वक्त, और तब से अभी तक जो है सर्च ऑपरेशन इन घने जंगलात में लगातार जारी है। क्योंकि बताया जाता है और भी तकरीबन 3 से 4 मिलिटेंट की जो है की मौजूदगी है इन जंगलात में, और बड़े पैमाने पे यहाँ पे पैरा के साथ साथ चाहे हम ड्रोन कैमरा के हवाले से बात करें, स्नैपर डागों के हवाले से बात करें, या दीगर जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, जो फौज के जवान हैं, वो यहाँ पे लाए गए और इस ऑपरेशन को वसीय किया गया। अभी इसमें जो है और भी वक्फा लग सकता है, क्योंकि सूत्र के मुताबिक ये कहा जाता है घने जंगलात है, घने जंगलात के साथ साथ एक नाला है जहाँ पे ये इन मिलिटेंट की बाकायदा तौर पर जो है मौजूदगी है। और बड़े पैमाने पे कल जो गोलाबारी का सिलसिला वो जारी था वक्ते से, उसके बाद जो है वक्ते से गोलियों का तबादला चला और रात देर गए जो है इस ऑपरेशन को हाल्ट पे रखा गया, क्योंकि आज सुबह सवेरे यानी कि लाइट आने के बाद जो है फिर से इस ऑपरेशन को वसी किया गया और पूरी तरह से जो है चारों तरफ से इन घने जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इस वक्त घात लगा के बैठे हुए हैं। कब पता लग पाए कि ये किस ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि एक आतंकवादी मार गिरा है, उससे अभी तक कोई सामान बरामद किया गया है? बिल्कुल, जब ये इसकी बॉडी जो है वो देखी गई, फिलहाल जो है इसको रिट्रीव नहीं किया गया, बाजियाब नहीं किया गया, और जब ये ऑपरेशन कंक्लूड होगा उसके बाद जो है आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ साथ जो ये इसकी बॉडी है मिलिटेंट की वो वहां से जो है बरामद की जाएगी। फिलहाल इस वक्त लगातार ये जो ऑपरेशन है जिसे कमलकोट सेक्टर में ये जारी है, इसमें बाकायदा तौर पर राष्ट्रीय पुलिस के जो जवान हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस, एफओजी या दीगर जो यहाँ पे फौजी अफसरों के साथ साथ एहलकारों की बात करें जो इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। फिलहाल अभी कहना मुश्किल है कब तक ये ऑपरेशन जो है कंक्लूड होगा, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल फौज के मुताबिक ये कहा जाता है जब ये ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद जो है यहाँ पे 19 इन्फेंट्री टाइगर डिवीजन या सरहदी कस्बा उड़ी में जो है बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाएगी और उसके बाद जो है पूरी डिटेल जो है वो सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरशाद, ये जानकारी साझा करने के लिए। इरशाद इस वक्त बॉर्डर से यानी उड़ी से हमारे साथ बने हुए थे। उड़ी में इस वक्त हालात नाजुक बने हुए हैं, एक आतंकी को वहां पर मार गिराया है और कुछ आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं, लेकिन उनको वहां खंगालने में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और भी तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की पिछली तरफ स्थित आवासीय आबादी की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जीएमसी से निकलने वाली गंदगी को पिछली तरफ डंप किया जा रहा है, जिससे यहां रहने वाले लोगों के लिए सांस लेना भी मुहाल हो रहा है। इस गंदगी को साफ करने की कोई व्यवस्था न होने से जीएमसी की कार्यप्रणाली की पोल खुल रही है। आपको बता दें, जीएमसी डोडा की कार्यप्रणाली पर इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर इस वक्त कहीं न कहीं जो आवासीय आबादी है, जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि जीएमसी से निकलने वाली जो भी गंदगी है वो पिछली तरफ डंप किया जा रहा है। और ये एक अस्पताल की कहानी नहीं है, बल्कि अलग अलग अस्पतालों से इस तरह की कहानियां निकलकर आती हैं, लेकिन उन कहानियों को अभी तक किसी भी बर्तन में समेटने का कोई नाम नहीं लेता। वो कहानियां खुली की तरह खुली रह जाती हैं, खुली किताब की तरह। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये डोडा के देख रहे हैं। वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, वसीम गट्टू डोडा से हमारे सहयोगी इस पर जानकारी देंगे। वसीम, देखिए, तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से बहुत बड़ी लापरवाही है। आप अंदर लोगों का इलाज कर रहे हैं और बाहर लोगों के लिए आप गंदगी फेंक रहे हैं और बीमारियां जो है वहां से उत्पन्न हो रही है। तो आखिर ये कैसे चलेगा? देखिए शीतल, वहाँ पे इलाज आज के डेट में कम हो रहा है और लोग बीमार ज्यादा हो रहे हैं। लोगों का मानना है कि हम इलाज करवाने जाते हैं और यहाँ से हम बीमार होके जाते हैं। देखिए, जो मेडिकल कॉलेज की पिछली तरफ जो रिहायशी आबादी है, साथ साथ में सरकारी स्कूल है, मंदिर एक साथ में, लोगों ने अक्सर इस पे सवाल उठाया कि यहाँ से डंपिंग साइट उठा के किसी और जगह पे लीजिए। हालांकि मेडिकल कॉलेज में आप देखेंगे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे डंप कर सकते हैं, मगर मुझे समझ नहीं आती, अगर सवाल कई सारी बार उठाया गया तो इस डंपिंग साइट को वहाँ से उठा के किसी दूसरी जगह पे ले जाना चाहिए था। देखिए, सरकारी स्कूल वहाँ पे है, उनको भी बहुत सारी दिक्कत आती है और रिहायशी आबादी जो है लगातार मीडिया के सामने आ रही है कि इस डंपिंग साइट को यहाँ से हटाया जाए, मगर कोई भी मेडिकल कॉलेज का जो अमला है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और लगातार मेडिकल कॉलेज अपने इलाज के हवाले से बात करके सुर्खियों में है और साफ सफाई के हवाले से सुर्खियों में नजर आता है। तो ना ही एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान दे रही, ना जो उनके हायर अथॉरिटीज है इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। और जहां तक हम बात करूं, रिहायशी आबादी का कहना है कि 102 दिन का आप टाइम देते हैं, उसके बाद हम सड़कों में भी आ सकते हैं। एक तरफ से आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों गर्मी काफी ज्यादा, आज भी हम देख रहे हैं गर्मी काफी ज्यादा है और कुछ भी बीमारी फैलने का खतरा और उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है, ये रिहायशी आबादी का कहना है। और जहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेंगू हो रहा है, लोगों का मानना है कि यहीं से बीमारी जो है स्टार्ट हो सकती है और उसका जो जितनी भी बीमारी वो मेडिकल कॉलेज की होगी। और हम जो कोशिश करते हैं एडिशन से पूछने से तो जवाब उस पर नहीं दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जल्द से जल्द इस पर जो है काम किया जाएगा, जो भी लोगों की दिक्कत है उसका हल किया जाएगा। वही बात आज सुबह के विजुअल से जहाँ पे जी, ये वही बात हुई, दूर के ढोल सुहाने, ये कहावत याद आ जाती है। क्योंकि देखिए, आप अंदर इलाज कर रहे हैं मरीजों का और बाहर एक गंदगी फेंक कर लोगों को और भी बीमार होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों इस पर एक संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में गंदगी यहाँ से जो है वो उससे बीमारियां ना फैलें, आसपास के लोग बीमार ना हो। वो तो हॉस्पिटल के लिए बर्डन बन जाएगा, कभी अंदर फैसिलिटीज को लेकर सुर्खियों में, कभी बाहर गंदगी को लेकर सुर्खियों में। देखिए शीतल, हम इस इलाके के अंदर जब जाते हैं, खास करके इस मेडिकल कॉलेज की तरफ जाते हैं, तो हर दिन मैंने पहले कहा कि सुर्खियों में होता है, चाहे इलाज को लेकर हम बात करें, कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पे खराब होती है। देखिए, मेडिकल कॉलेज को ये करनी चाहिए कि अगर लोगों की दिक्कत को समझते तो मुझे लगता है ये बीच का रास्ता जरूर निकालती है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहती, मुझे लगता है ना ही मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को सुधारना चाहती है, ना ही जिला की एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को सुधारना चाहती, क्योंकि लगातार बैक टू बैक जहाँ खबरें निकल रही हैं, यहाँ पे इलाज लोगों का प्रॉपर होना चाहिए था, वो तो नहीं हो रहा है। मगर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि लोगों को, ये तो मैं ये बोलूं कि हरासमेंट लोगों के साथ की जा रही है। मेडिकल कॉलेज के पास वहाँ के जो रिहायशी आबादी है, वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ पे लोग थे, उनकी बात खाली सुनी गई और बीच का रास्ता नहीं ढूंढा गया। मैंने पहले आपको बताया कि सिविल सोसाइटी ने भी इस मुद्दे को उठाया था, उनको भी यकीन दहानी करवाई गई थी, जल्द से जल्द इस मुद्दे को हल किया जाएगा। मगर मैं बताना चाहूंगा, जो सरकारी स्कूल आज की डेट में उनको क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, जब हम ग्रोथ पे जाते हैं तो उनका सिर्फ ये कहना होता है कि यहाँ से स्कूल हम शिफ्ट कर सकते हैं, वही परेशानी आखिर में है। बच्चे, स्कूली बच्चे परेशान काफी ज्यादा, और साथ में इन लोगों को ये भी एहसास नहीं है कि साथ में मंदिर भी है,
ये चीजें समझनी चाहिए मेडिकल कॉलेज की और एडमिनिस्ट्रेशन को समझनी चाहिए। तो मुझे लगता है जो सरकार अब की है, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है, इस दिक्कत को समझनी चाहिए और जल्द से जल्द फौरी तौर पे मेडिकल कॉलेज पर कार्रवाई करनी चाहिए और मेडिकल कॉलेज के डब्बिंग साइड से जो वहाँ पे जबरन बनाई गई है उसको हटा के किसी दूसरी जगह पे रखना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये खबर बताने के लिए, ये दृश्य दिखाने के लिए बहुत जरूरी था कि आखिर मेडिकल कॉलेज के आसपास की क्या हालत बने हुए हैं। गंदगी के ढेर जो लोगों के लिए सीधे सीधे बीमारियों को न्योता दे रही हैं और लोग परेशान हैं। स्कूल हैं, मंदिर हैं, लेकिन कोई संज्ञान प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। इधर जम्मू कश्मीर नई निर्वाचित सरकार के वजूद में आते ही सांबा जिले के लोगों को भी उम्मीद बंधी है। सांबा रेलवे स्टेशन पर कोविड के समय से रेलगाड़ियों के स्टॉपेज पर लगी रोक अभी तक नहीं हट पाई है और लोगों को उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला सरकार केंद्र सरकार से बात कर उन्हें जरूर राहत पहुंचाएगी। सांबा रेलवे स्टेशन पर कोविड के प्रकोप के दौरान लगभग सभी रेलगाड़ियों के रुकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे यात्रियों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ट्रेन चल रही है लेकिन ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोविड के बाद सांबा में अभी भी लोग ट्रेन के रुकने का इंतजार जो है वो कर रहे हैं। इस पर हमारे साथ ऋषि खजूरिया, हमारे संवाददाता सांबा से जानकारी देंगे। ऋषि, ट्रेन तो चल रही है लेकिन ये रुकेगी कब? अब कोविड खत्म हो गया, बाकी चीजें बहाल हो गई, सामान्य रूप से सभी चीजें चल रही हैं, लेकिन इस ट्रेन को रोकने के लिए कौन सामने आएगा? देखिए, बिल्कुल सवाल फिर वही है कि आखिर कब सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, जिसको लेकर आपने देखा कि कोविड के वक्त में यहाँ से तमाम ट्रेन के स्टॉपेज को उठाया गया था, लेकिन उसके बाद कोविड खत्म हो गया, लेकिन ट्रेन की स्टॉपेज की बहाली यहाँ पर नहीं हो पाई है। दिन में मात्र 2 ट्रेन रुकती हैं और उसके बाद से लगातार एक जद्दोजहद सांबा के लोगों ने शुरू की, तमाम नेताओं ने शुरू की, जिसमें तमाम डेपुटेशन, तमाम डेलीगेशन जो है वो केंद्रीय मंत्री से मिले, जो केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए। इसी के साथ साथ रेलवे अथॉरिटी से भी लोग मिले, नेता मिले। इसी के साथ साथ प्रशासन के साथ कई बार ये मसले उठाए गए, लेकिन 5 साल का वक्त हो चला है लेकिन अभी तक ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकी है। लेकिन अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुए, नई सरकार का गठन हुआ, तो नई सरकार से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और यहाँ सांबा के विधायक जितकर आए हैं सूर्य सिंह सिलाठी, उनसे भी काफी उम्मीदें हैं सांबा के लोगों को कि वो इस मसले को उठाएंगे असेंबली में, इस मसले को एड्रेस करेंगे और इसके एड्रेस जो वो यहाँ की नई सरकार जो वो करेगी और नई सरकार जो है वो केंद्र में बैठे जो आपकी जो रेलवे मिनिस्ट्री है उनसे बात करेगी ताकि ये मसले का हल हो पाए और ट्रेन जो हमारे दरवाजे के बाहर से दौड़ जाती है, चल जाती है, लेकिन रुकती नहीं है। डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर का ये रेलवे स्टेशन है, लेकिन आज ये रेलवे स्टेशन डिफंक्ट हो चुका है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि दिन में 2 ट्रेन रुकती है, हेमकुंड एक्सप्रेस और दूसरी DMU, जिसका कोई ज्यादा फायदा जो वो लोगों को नहीं हो पाता। और मैं आपको बता दूं कि सांबा जो कि इतना बड़ा बिजनेस हब है, तमाम बड़े बड़े इदारे यहाँ पर है, लेकिन ट्रेन का सफर अगर करना है लोगों को, बाहरी राज्यों में जाना है, तो ट्रेन में बोर्ड करने के लिए या तो कठुआ या फिर जम्मू का रुख करना पड़ेगा आपको। या अगर आपने यहाँ सांबा उतरना है तो आप सांबा नहीं उतर सकते, कठुआ या जम्मू उतरेंगे। तो 5 साल के बाद अब उम्मीद ये है कि नई सरकार इस मसले को सीरियसली टेकअप करेगी हायर अथॉरिटी के साथ, केंद्र के साथ, और इस मसले का हल कराएगी। बड़ा सवाल ये भी है कि केंद्र सरकार की नजर रेलवे पर होती है और अगर इसे बंद किया गया है तो केंद्र सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि रेलवे को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, यानी वहां पर रोकी जाए ताकि लोग वहां पर उसका फायदा उठा सकें। जैसे आपने कहा, या तो उधमपुर जाना, या तो जम्मू जाना है, या तो कठुआ जाना है, सांबा में ना आप उतर पाएंगे ना आप ट्रेन पर चढ़ पाएंगे। तो रोकने के लिए अगर समय है तो इसको चलाने के लिए अगर समय है तो रोकने के लिए क्यों नहीं? देखिए, जैसे कहा आपने कहा कि ये रेलवे अथॉरिटी ही इसका मसले का हल कर सकती है। इसमें केंद्र सरकार जो एक माफ करिए, जो जम्मू कश्मीर की सरकार है वो एक माध्यम बन सकती है। जैसे सरकार ने कहा है कि हम कई मसले का हल करेंगे, केंद्र सरकार से कई मसलों को लेकर बात करेंगे। उसी को लेकर एक मसला आप ये भी अगर उठाते हैं तो सांबा के लोग केंद्र सरकार के साथ साथ जहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार का भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस मसले को सीरियसली टेकअप किया है और इस मसले का हल कराया है। देखिए, अगर नहीं चलानी है ट्रेन, आपने यहाँ नहीं रोकनी है, तो इस स्टेशन को चलाने का कोई फायदा नहीं है, इसे बंद कर दीजिए। ये एक लाइबिलिटी आप कह सकते हैं बनी हुई है। लेकिन जब केंद्र से आए जो तमाम मंत्री हैं उनसे बात की गई है, उन्होंने आश्वासन दिए हैं, लेकिन अभी तक उस आश्वासन के ऊपर मोहर नहीं लग रही है, हरी झंडी नहीं मिल रही है ट्रेन को यहाँ रुकने की। तो मुझे लगता है कि अब ये मसला ऐसा हो गया है कि यहाँ के जो विधायक हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि सांबा के लोगों की आवाज असेंबली में उठाएं और असेंबली में जो सरकार है जम्मू कश्मीर की, इस मसले को कम्युनिकेशन बेहतर करके केंद्र के साथ इस मसले को उठाए ताकि सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुके और लोगों को उसका फायदा जो है वो हो पाए। अब देखना यह है कि क्या कुछ आने वाले दिनों में
पिक्चर देखने को मिलती है। उम्मीदें तो काफी ज्यादा है, लेकिन अब उम्मीदों पर किस तरह से सरकार खरा उतरती है, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, ये जानकारी के लिए और ये तस्वीर दिखाने के लिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये विषय अब बन चुका है साबा वासियों के लिए, क्योंकि साबा एक जिला है, लेकिन साबा में जो स्टेशन है उस पर ट्रेन को रोका नहीं जा रहा है। कोविड के बाद इस ट्रेन को रोकने के लिए बना किया था, लेकिन अब तक ये ट्रेन जो है ये वहां पर रुकती नहीं है, जिससे साबा वासियों को या तो जम्मू का रुख करना पड़ता है या फिर कठुआ जाना पड़ता है। ये बड़ा सवाल, लेकिन अब फिलहाल लोगों द्वारा एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि नई सरकार बनी है तो नई सरकार के साथ एक आस भी बच गई है। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आज इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान। नमस्कार।